हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों मेजरमेंट ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 4, जो हमारा साइंस के बुक का है, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, एटॉम के शेप, मास और उसके वैलेंसी, और मॉलिक्यूल मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड रेडिकल्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आप नोट्स निकालते जाइए। इसमें हमें दिया गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको पिछले साल हो गया होगा हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, स्लेट लाइम वाटर लाइमस्टोन। ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे। तो आगे देखते हैं कि आपने पहले भी पढ़ लिया होगा केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है, विच आर जॉइनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू ईच अदर। आगे हम देखेंगे अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इज रिगार्ड। मतलब साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, रिगार्डिंग द जो हमारे केमिकल चेंजेस उनको दिख रहे थे एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में। हम लोग लॉज पढ़ रहे दोस्तों, ये लॉ पढ़ रहे हम लोग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स इन दिस रिगार्ड विथ परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट 18th-19th सेंचुरी। मतलब उस ज़माने में ना लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे 18th-19th सेंचुरी में। मतलब बहुत सारे किए थे क्योंकि उनको डिस्कवर जो करना था। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद दोस्तों उन्हें एक्यूरेटली कुछ तो पता चला कि जो सब्सटेंस जो उन्हें डिस्कवर किया था वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा था। तो उन्होंने क्या लिख लिया भाई कि दे कुड देन राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, वेरियस प्रोडक्ट के बारे में वो मॉलिकुलर फार्मूला लिख रहे थे क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो वी शैल वेरीफाई द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नोन एज द मॉलिकुलर फार्मूला। दोस्तों कुछ नहीं होता लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपली आपको बता दूं कि उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारा मॉलिकुलर फार्मूला होता है कोई भी एलिमेंट का, जिस हम वो सब्सटेंस लेते हैं उसका। बस जैसे कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, इसके मॉलिकुलर फार्मूले दोस्तों दिए गए हैं। तो ये लर्न नहीं करना, बस आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब आप डर मत जाना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो ईजी है। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें बस हमें किसी भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका एलिमेंट होगा, एटम होगा, तो उसका बस मॉलिकुलर फार्मूला होगा दोस्तों, उससे ही हम कह देंगे जो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अब हम बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दोस्तों इसका एक बात बढ़िया है कि एक बात ध्यान से रखना कि ये जो है ये हमारा ऊपर वाला है केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसे भी फॉलो करता है। और दोस्तों ये हमारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को भी फॉलो करता है। तो इन दोनों में इसका एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये एक ही एक्सपेरिमेंट इन दोनों को प्रूफ करता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हमारे पास एक वेट मशीन है दोस्तों, जिस पे लिखा गया है 300.23 ग्राम, और इधर भी सेम ही दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाला है, और हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग किसी भी दो केमिकल्स को लेंगे। एक को बहुत इधर यहाँ पे बड़ा वाला एक जार भी दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक जार, ये एक बड़ा वाला जार है, और यहाँ पे इसके अंदर एक छोटी वाली टेस्ट ट्यूब भी रखी है। तो चेक करेंगे कि अगर हम ऐसे रखेंगे तो क्या सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड दोनों मिक्स हो जाएंगे कि नहीं। पर अगर हम लोग करेंगे, उनको ऐसे हिलाएंगे, अगर ऐसे करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे दोस्तों, जिससे यहाँ पे दिखाया गया है। एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो है CaSO4 और NaCl सॉल्यूशन, वाइट कलर का होगा वो प्रेसिपिटेट। पर अगर हम लोग उसे ऐसे स्टेबल रखेंगे तो ऐसे कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। और पिछले वाले में बस इतना ध्यान रखना था कि वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ओके दोस्तों, आज आगे देखते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का। ये हमारा अगला लॉ है, लॉ नंबर 2। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही
अलग अलग डिफरेंट टाइप में पूछा जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको बस वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। हमारे जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लाइक है दोस्तों 10 लाइक्स। एज़ यूजुअल हम आप बस 10 लाइक्स कर दो दोस्तों, हमें अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे कि एक कोई भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अगर कोई भी एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम देखेंगे, और अगर किसी भी मैटर जो नया फॉर्म हुआ है उसका हम अगर मैटर का मास देखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों इक्वल होगा। मतलब इसमें बस इतना बताया गया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज द प्रोडक्ट्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हमें कुछ नहीं लर्न करना है, बहुत ही इजी है जो हम कर रहे हैं अभी। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कि एक कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा, बस। क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसलिए उन दोनों का मास सेम होगा, और इसे हम दोस्तों कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं हमारा और नया बढ़िया सा लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फ्रेंड्स अब तक हमने कर दिया है 2 लॉ। जो पहला वाला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा जो हमने किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा जो हम कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पर ऊपर वाला जो था उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो दोस्तों नाम में थोड़ी दिक्कत हो गई पर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स 1794 में जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, हमारे नहीं थे, दूसरे कंट्री में से आए थे, फ्रांस, तो वो फ्रेंच थे। तो उनका नाम था दोस्तों J.L. प्राउस्ट आप जानती होंगे नाम, आपने सुना होगा, मुझे तो पता ही है। J.L. प्राउस्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। 1794 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब क्या किया उन लोगों ने कि द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स। तो मतलब किसी भी मास हम ले लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास लेंगे, उसका प्रोपोर्शन वो किसी दूसरे कंपाउंड के सैंपल से डिफरेंट होगा और फिक्स होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या कहा गया है कि द प्रोपोर्शन ऑफ बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोस्तों उसका 1/8 होता है। हाइड्रोजन का आपको पता ही होगा एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और दोस्तों ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है। आपको नहीं पता तो आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। उसमें 8 नंबर का एलिमेंट जो है वो दोस्तों वही है हमारा ऑक्सीजन, और पहला एलिमेंट आप सभी ही जानते हैं, ईजी है, सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ही हमारा पीरियोडिक टेबल जो शुरू होता है, सबसे पहला एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर जो एक बनता है दोस्तों, इसके अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो इसमें 9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ईजी है, 1 ग्राम और 8 ग्राम को मिला देंगे तो 9 ग्राम बन जाएगा। सिमिलरली तो जो प्रोपोर्शन होता है दोस्तों कार्बन के मास का एंड द ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ 3:8। 3:8 का रेशियो बनता है दोस्तों किसमें, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 44 ग्राम का जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में डिवाइड किया गया है, इसलिए उसका प्रोपोर्शन 3:8 बना। अगर आप सिंपली देख लो दोस्तों, यहाँ पे देख लो, इधर से देख लो कि इधर से यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा 44 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम होगा दोस्तों, हमारा CO2 है वो है दोस्तों 44 ग्राम। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके जो भी अंदर के प्रेजेंट है एलिमेंट्स दोस्तों, उसमें अगर हम लोग देख ले तो उनका जो है वो डिफरेंट नहीं है दोस्तों।
पर जो हमारा ऑक्सीजन का है और कार्बन का है, इन दोनों का अलग अलग है। जैसे कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों 12 ग्राम है और जो हमारा ऑक्सीजन है 32 ग्राम है। दोस्तों इधर 44 ग्राम है। अगर इसे हम यहाँ पे 12 ग्राम कर देंगे और यहाँ पे 32 ग्राम कर देंगे तो दोस्तों इसका भी 44 आता है जो इसके बराबर है। तो हो गया अच्छे से। जो था कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि किस में भी ले लो, कार्बन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। कार्बन का दोस्तों हमको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे दोस्तों हमारा पीरियोडिक टेबल चलता रहता है। तो कार्बन का दोस्तों जो हमारा है 12 ग्राम है, क्योंकि जो होता है हमारा तो 3rd नंबर जो है हमारा कार्बन है और 8 एटॉमिक नंबर है जो हमारा ऑक्सीजन का है। दोस्तों चलिए, ये हमारे थे प्राउस्ट का फ़ोटो है। ये है हमारे JL प्राउस्ट और ये एंटोनी लैवोइजर जिसके बारे में हम अभी ऊपर पढ़ेंगे। बस एक बार फ़ोटो देख लो दोस्तों। ये भी एकदम महान साइंटिस्ट थे, इनके बारे में अब पढ़ते हैं। ये भी फ्रेंची साइंटिस्ट थे जैसे हमारे JL प्राउस्ट थे। यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सम साइंटिस्ट। हर एक चैप्टर में ऐसे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। उन सभी इंट्रोडक्शन के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा कि सारे साइंटिस्ट की किताब के इंट्रोडक्शंस, मतलब सारे साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने क्या क्या किया। फ्रेंच साइंटिस्ट, फादर ऑफ आवर मॉडर्न केमिस्ट्री। तो अभी जो हमारी केमिस्ट्री चल रही है, जो आप अभी पढ़ रहे हो, मॉडर्न केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसके जो फादर थे दोस्तों वो थे ये। इन्होंने सबसे अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अभी आपको नीचे भी मैं बताऊंगा, इधर नीचे जो है उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो बहुत ही काबिलियत है दोस्तों, और उन्होंने इससे बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कवर करी है। नीचे आप देखेंगे। पहले हम लाइन बाय लाइन इनका पूरा देख लेते हैं कि इन्हें ना केमिस्ट्री अच्छी लगती थी सबसे ज़्यादा, इसलिए इन्हें सबसे पहला जो स्थान मिला है केमिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का फादर मिला है। फादर ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे एंटोनी लैवोइजर। नहीं दोस्तों, ये ना हमारे एंटोनी वॉन लुइनहॉक नहीं है जिन्होंने हमारा सेल डिस्कवर किया था, लिविंग सेल। जो लिविंग सेल थे ना, उन्होंने सबसे पहले अपने खुद के माइक्रोस्कोप से किया था। ये वो नहीं है, ये है हमारे एंटोनी लैवोइजर जो 1743 से 1794 तक इनका लाइफ पीरियड था। तो ये हमारे केमिस्ट्री के फादर है। आगे इन्हें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक बहुत अच्छा लगता था। इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों इसी फील्ड्स में। अभी इन्होंने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दोस्तों नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, तो इन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया, जो हमें पहले पता नहीं था। हम बोलते थे इसको ऐसा एलिमेंट, वैसा एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट, तो हर एक को नहीं समझ पाते थे हम लोग कि ये सामने वाला इंसान कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है। तो उन्होंने ऑक्सीजन का एक नाम दे दिया और दोस्तों हाइड्रोजन का भी एक नाम दे दिया। उन्होंने शोड दैट द मैटर कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जो मैटर होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है जब हम कंबशन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि he was the first to use the accurate weighing techniques to weigh the mass of reactants and the product of chemical reaction। दोस्तों इसके ऊपर वाला जो हमने देखा, जो आप सभी लोगों को पता है, हमने अभी कौन सा वाला देखा था इसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, तो इसका भी इन्होंने ही दिया है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले देखा था कि जो वेट होता है, जो भी वेट होता है हमारा रिएक्टेंट्स में और जो हमारा होता है दोस्तों प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट मतलब जो सबसे पहले वाले होते हैं जो मतलब रिएक्ट करते हैं, और दूसरे जो होते हैं हमारे जो पूरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद आते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो अगर हम देखेंगे, अगर हम 1 × 2 करेंगे, ईजी ले लेते हैं, = 2। दोस्तों ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, उन्होंने डिस्कवर किया था वाटर कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाया गया है। हमारा वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनाया गया है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नाम भी दिया है, और वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा वाटर है दोस्तों वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से बनता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे पहले राइटर थे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था ऊपर जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि इस केमिकल रिएक्शन को या फिर इस लॉ को किसने डिफाइन किया, तो दोस्तों वो थे हमारे सबसे पहले एंटोनी लैवोइजर।
आगे हम देखते हैं इनके बारे में। उन्होंने सिस्टमेटिक नेम दिए सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सल्फाइट। अभी दोस्तों यहाँ पे आप एक नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक्सेट्रा नहीं दिया गया है, इसका मतलब इन्होंने इतने ही नाम दिए थे, फुल स्टॉप है। आगे भी हो सकता है पर जो इम्पोर्टेंट है वो इधर तक ही दिए गए हैं। अब हम देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट हो गए। ऑथर द फर्स्ट बुक, इन्होंने अपनी खुद की किताब भी लिखी है जिसका नाम है दोस्तों एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन द केमिस्ट्री इन 1789। दोस्तों 1789 मतलब ये 94 में डाइड हुए थे दोस्तों, तो 89 मतलब कुछ साल पहले ही इन्होंने इनकी बुक जो थी वो रिलीज़ की थी, मतलब 5 साल पहले। और उनका लास्ट एक पॉइंट है कि उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी किया था, मतलब वो उन्होंने बाकी के एलिमेंट्स में भी किया पर उन्होंने उतना डिस्कवर नहीं किया, पर उसके बारे में जानकारी तो ली थी। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो और हाइड्रोजन उन्होंने खुद नहीं किया था, पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी उन्होंने किए थे। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट मेथड से हम लोग उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पर 2 सैम्पल्स ऑफ कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड CuO, हमारा जो दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है CuO जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो बनाया गया है हमारे 2 सैंपल से, कंपाउंड से बनाया गया है कॉपर ऑक्साइड CuO, वेर ऑब्टेन्ड बाय वन डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड अनदर डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट फॉर ईच। तो दोस्तों ये जो है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये 2 सैंपल से बनाया गया है जो कि हमारे हैं दोस्तों। सबसे पहले है हमारा कंपाउंड जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कॉपर कार्बोनेट, और दूसरा है कॉपर नाइट्रेट। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमने कॉपर ऑक्साइड को हासिल किया है, मतलब उसे हमने बनाया है या फिर वो जो चीज़ है वो प्रोड्यूस हुई है, यही बात इसमें हमें बताई गई है। आगे हम देखते हैं फ्रॉम ईच ऑफ दिस सैम्पल्स, इनमें से हर एक सैंपल को अगर अच्छे से देखें तो क्या बताया गया है कि फ्रॉम ईच ऑफ द सैंपल मास 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज टेकन एंड ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विथ हाइड्रोजन, बट 6.4 ग्राम कॉपर एंड 1.8 ग्राम वॉज वाटर। तो दोस्तों इन दोनों में से इन्होंने कॉपर और वाटर का जो वेट दिया था वो 6.4 ग्राम दिया था, और फ्रेंड्स जो वाटर का दिया था वो 1.8 दिया था। नाउ लेट अस सी अबाउट डज दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आगे हम इसी में देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम आगे देखते हैं कि द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन yielded 2 known substances, namely कंपाउंड ऑफ वाटर एंड एलिमेंट कॉपर। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों वाटर, जो हमारा H2 है, H2O, और इसका जो दिया गया था उनका 1.8 ग्राम वाटर था, क्योंकि 8 × 1.8 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि हम लोग दोस्तों इसे हम रिलेट करेंगे कार्बन से, इसलिए दिस ऑक्सीजन हैज़ कम 8 ग्राम ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड। तो इसका सैंपल देख लेंगे कि सैंपल ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड कंटेन 6.4 ग्राम, दैट इज, तो इसका रेशियो ये बनता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट मास ऑफ कंस्टेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स इज कांस्टेंट। तो दोस्तों इसे इन्होंने प्रूव कर दिया। आगे हम देखेंगे कि लेट अस सी द एक्सपेक्टेड proportion by mass, what expected proportion by mass of the constituent elements of copper oxide would be from its known molecular formula। मतलब हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है उसे CuO, जिसे हम मॉलिकुलर फार्मूला बस कहते हैं, किसी भी का मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे मतलब उसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रूव हो जाता है। कि टू फाइंड आउट दिस वी नीड टू यूज़ द नोन एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए दोस्तों हमें लगेंगे उन जो भी कंपाउंड है उनसे भी क्या एटॉमिक मासेस लगेंगे जो हमें पता होने चाहिए। और इसमें देखेंगे एटॉमिक मासेस CO और ऑक्सीजन का 63.5 और 16 है। आप सब लोग को पता ही होगा ऑक्सीजन का 16, तो कैसे आपको मैं ड्राइव करके बता देता हूँ, आप बाकी के भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का कैसे होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो होता है हमारा
8 और मल्टीप्लाई बाय से 2 कर देंगे तो 16। पर हर एक का 16 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 से नहीं करना है। कुछ और नंबर जो होते हैं, जैसे और किसी का एटॉमिक नंबर 9 हो गया या दोस्तों 11 हो गया, तो हम जब उसे कभी कभी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो +1 भी करना पड़ता है। पर आप उसे याद भी रख सकते हैं इस ट्रिक से, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली या ऐसे आप उसे बाय हार्ट भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, दिस मीन्स दैट द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कॉपर और ऑक्सीजन, इनका जो है CuO में जो है 63.5 एंड 16 जो है हमारा 3.968 क्या फिर हम उसे 4:1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3.9 हम 3.986 को, क्योंकि दोस्तों पहला 9 है तो वो हमें पता है 9 5 से ऊपर है, इसे भी 5 से, तो दोस्तों इसे हम कर सकते हैं 4:1। ओके दोस्तों, आगे हम देखते हैं द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ proportion by mass of the constituent elements match with the expected proportion calculated in the molecular mass. Thus the law of constant proportion is also verified. तो यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक नीचे दिया गया है, इसके ऊपर का भी हमने इसे वेरीफाई कर दिया और नीचे वाला भी वेरीफाई कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एटॉम के साइज़ के मास के वैलेंसी तक यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके मतलब यहाँ तक पढ़ लिया है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों। इसका पार्ट 2 में जल्द लाऊंगा। ये हमारा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये हमारा चैप्टर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना, और मैं मिलता हूँ आप सब लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।